नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वायुगुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस वीडियो में हम मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग जैसे मुख, मुख गुहिका, ग्रसनी और ग्रसिका के बारे में जानेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य जो है उसके हाथ पैर हैं, हाथ पैर में मसल्स भरी हुई है। ये हाथ पैर है, इसमें मसल्स भरी हुई है और ये जो बीच का पार्ट है ये इसका खाली है। यहाँ पर इसके ऑर्गन भरे हुए हैं, जैसे पाचन तंत्र के ऑर्गन, श्वसन तंत्र के ऑर्गन, रक्त परिसंचरण तंत्र के ऑर्गन, जनन तंत्र के ऑर्गन और भी कई ऑर्गन्स हैं वो इस गुहिका में भरे हुए हैं। जैसे यहाँ पर नीचे भरा हुआ है पाचन तंत्र, पूरा पाचन तंत्र है, इसमें कई अंग हैं जैसे यकृत, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे बहुत सारे अंग है। यानी जो नीचे का पार्ट है इसमें क्या भरा हुआ है, हमारा पाचन तंत्र भरा हुआ है। अब बात आती है कि ये पाचन तंत्र है क्या, ये कार्य क्या करता है, ये क्यों है हमारे बॉडी में। तो कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा को हम कहां से प्राप्त करते हैं, उस ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं भोजन से। अब ये तो नहीं है कि भोजन से सीधे ही हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भोजन में जटिल पदार्थ हैं, डिफिकल्ट कंपाउंड हैं, उनको हम सरल यौगिकों में बदलते हैं। जैसे मान लो हमने चावल खाए, चावल में है स्टार्च। स्टार्च का अगर हम सूत्र देखें तो उसमें 2 ग्लूकोज के अणु होते हैं आपस में जुड़े हुए। जब ये हम खाते हैं तो मुख में एक क्रिया होती है एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में, यानी जो एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। अब यहां पर जो एमाइलेज एंजाइम है उसने क्या किया है, चावल में उपस्थित स्टार्च को ग्लूकोज में बदल दिया है। यानी जो जटिल कार्बनिक कंपाउंड है, जटिल पदार्थ हैं, उनको सरल पदार्थों में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल दिया। अब इससे ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी, इससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पाचन तंत्र उपयोगी है। पाचन तंत्र में एक तो कार्य है कि भोजन को सरल अणुओं में बदलना, दूसरा पाचन का तंत्र का कार्य है भोजन का अवशोषण करना। जो पचित भोजन है, यानी जो हमने छोटे अणु बनाए हैं जैसे ग्लूकोज बनाया है, तो अब इस ग्लूकोज का हम अवशोषण करेंगे। अवशोषण कहां पर होता है, छोटी आंत में होता है। तो अभी हम धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो मानव पाचन तंत्र है ये 2 अंग तंत्र से मिलकर बना होता है। जैसे एक अंग तंत्र तो होता है आहार नाल, यानी जो मानव का पाचन तंत्र है वो 2 अंग तंत्र से मिलकर बना होता है। आहार नाल जिसमें क्या होता है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये कोई मानव है तो मानव में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो हमने भोजन ग्रहण किया है उस भोजन को ग्रहण करने के बाद में ये जो आहार नाल है ये घूम फिर कर जाती है और लास्ट में गुदा में एंड होती है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं आहार नाल कहते हैं। और इसके साथ ही दूसरा पाचन तंत्र का जो अंग है वो है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां आज हमारा जो मेनली टॉपिक है वो है आहार नाल के प्रमुख अंग। ये जो पाचक ग्रंथियां इनमें आती हैं, एक तो लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो हम आज आहार नाल के बारे में जान लेते हैं, आहार नाल के प्रमुख अंग। अभी हमने क्या बताया था, आहार नाल कहते किसे हैं, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं और वो भोजन जिस नलिका द्वारा घूम फिरकर जहां पर उसका पाचन भी हो जाता है, उसका अवशोषण भी हो जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो गुदा द्वारा त्याग दिया जाता है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे हम कहते हैं आहार नाल। इसके प्रमुख अंग हैं, एक तो है मुख, जहां से ओपन होता है, जहां से हम भोजन एंटर करते हैं, मुख। उसके बाद में जहां पर हम चबाते हैं, भोजन को पीसते हैं, अवशोषण योग्य जो पदार्थ होते हैं उनका यहां पर अवशोषण हो जाता है। जैसे स्टार्च का अवशोषण यहां पर हो जाता है, स्टार्च का पाचन हो जाता है एमाइलेज एंजाइम द्वारा और यहां पर भोजन को बारीक कणों में पीस दिया जाता है, मुख गुहा। उसके बाद में आती है ग्रसनी। ग्रसनी ये हमारा तीसरा टॉपिक। चौथा अंग है ग्रास नली। 5वां उसके बाद में ग्रास नली के बाद में कहां पर जाता है, आमाशय में जाता है। ये जो अग्नाशय और ये यकृत है और पीताशय है ये तो क्या है,
ये पाचक ग्रंथियां हैं। हम आहार नाल की बात कर रहे हैं, ये पाचक ग्रंथियां हैं, ये अपने पाचक रस को यहाँ पर आहार नाल में डाल देते हैं। तो आमाशय के बाद में आता है छोटी आंत, यहाँ पर ग्रहणी, ग्रहणी के बाद में जेजुनम और इलियम। इलियम में आने के बाद में यहाँ पर ये जो बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है, इसमें सबसे पहले आता है अंधनाल, उसके बाद में वृहदांत्र। वृहदांत्र अंधनाल तो इतना सा पार्ट होता है, वृहदांत्र पूरा बड़ा पार्ट होता है। उसके बाद में आता है मलाशय और बाद में गुदा द्वारा भोजन त्याग दिया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे हम कहते हैं आहार नाल। इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर से 8 मीटर तक होती है। जीवित अवस्था में तो इसकी लंबाई 4 से 5 मीटर होती है। आपको याद रखना है कि जीवित अवस्था में जो आहार नाल होती है उसकी लंबाई 4 से 5 मीटर होती है। तो हम आहार नाल स्टार्ट कर रहे हैं। आहार नाल की लंबाई जीवित अवस्था में तो 4 से 5 मीटर होती है, लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है उसके बाद में उसमें शिथिलन होना प्रारंभ हो जाता है, यानी वो बढ़ने लग जाती है और उसकी लंबाई 7 से 8 मीटर तक हो जाती है। तो ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि मृत शरीर में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है 7 से 8 मीटर। तो अब हम इसके प्रमुख अंगों के बारे में जान लेते हैं। इसके प्रमुख अंग में पहला है मुख और मुख गुहा। मुख गुहा को मुख गुहिका भी कहते हैं, यानी बकल कैविटी, माउथ एंड बकल कैविटी। ये मुख पहला ऑर्गन है किसका, हमारे आहार नाल का, यानी जो भोजन हम ग्रहण करते हैं जो ओपन स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, मुख होती है। मुख जो है वो 2 ओष्ठों द्वारा घिरा होता है। ये जो ओष्ठ होते हैं इनका कार्य क्या होता है, एक तो भोजन को पकड़ना और दूसरा कार्य होता है कि ये क्या करती हैं, भोजन को लसा भी बनाती हैं और जो जीवाणु अंदर या बैक्टीरिया प्रवेश कर रहे हैं उनको रोकती है। ये जो ओष्ठ होते हैं यहाँ पर एक लार ग्रंथि पाई जाती है। ये लार ग्रंथि क्या करती है, लगातार अपना स्त्राव बनाए रखती है, यानी श्लेष्मा स्त्रावित करती रहती है, जिसके कारण यहाँ पर ये जो ओष्ठ हैं ये श्लेष्मा युक्त होते हैं। श्लेष्मा इन पे लगातार लगा होता है, तो कोई भी जो जीवाणु या विषाणु आता है, बैक्टीरिया आता है, तो वो यहाँ पर ही रुक जाता है, अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है आहार नाल में, जिससे इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ओष्ठ का कार्य क्या हो गया, एक तो भोजन को पकड़ते हैं, मुख को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसके साथ ही जो बैक्टीरिया और जीवाणु हैं उनसे सुरक्षा भी करती है। तो ये तो हो गया मुख। अब आते हैं मुख गुहा पर। जब भोजन अंदर जाता है तो मुख गुहा में क्या क्या होते हैं, दांत होते हैं, जिह्वा होती है, तालू होते हैं। एक तो कठोर तालू होता है, एक कोमल तालू होता है। जो ऊपर का स्ट्रक्चर होती है, ऊपर का तालू होता है, यहाँ पर ये कठोर होता है। ये कठोर होता है क्यों कठोर होता है, क्योंकि यहाँ पर हड्डी पाई जाती है। हड्डी पाए जाने के कारण ये जो ऊपर का तालू है ये क्या होता है, कठोर होता है, जबकि नीचे का तालू यानी जीव के नीचे का जो तालू होता है वो कोमल होता है। कोमल क्यों होता है, क्योंकि वहां पर हड्डी नहीं पाई जाती है, वहां पर केवल पेशियां पाई जाती हैं, जिसके कारण वो जो तालू होता है वो कोमल होता है। तो मुख गुहा में कितने ऑर्गन्स हो गए, एक तो हो गया टीथ, दांत, उसके बाद में एक होती है जिह्वा, टंग, और इसके अलावा और यही 2 होते हैं। तो सबसे पहले हम दांत के बारे में जान लेते हैं। अब मुख में क्या किया था हमने, भोजन को अंदर ग्रहण कर लिया था, अब भोजन आ गया है अंदर, ये भोजन आ गया है। अगर यहाँ पर स्टार्च होगा तो वो पचित हो जाएगा, यानी वो ग्लूकोज में बदल जाएगा। और अगर कोई और पदार्थ है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, उसको हम किसी भी रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे भोजन के रूप में ही ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो भोजन है इसे हम पहले काटते हैं या फिर चबाते हैं। तो वो किसके कारण होता है, दांतों के कारण होता है। यानी दांत का कार्य क्या हो गया कि भोजन को काटना, पीसना, ये क्या कार्य हो गए दांत के। मनुष्य में दांत कहां पर लगे होते हैं, जबड़ों में लगे होते हैं। मनुष्य में 2 जबड़े पाए जाते हैं, एक नीचे एक ऊपर। तो अब यहां पर
जैसे हमने यहाँ पर नीचे नीचे वाला जबड़ा ले लिया, तो नीचे वाले जबड़े में यहाँ पर ये टंग है, ये जबड़ा है नीचे वाला। इसमें क्या होते हैं, 4 नीचे दांत होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कृदनक। 4 होते हैं ये भोजन को काटने या कुतरने के कार्य आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि नीचे वाले जबड़े में कृतनक 4 होते हैं। उसके बाद में होते हैं 2 रदनक जो पैने होते हैं, ये 2 रदनक हो गए। उसके बाद में अग्र चैवर्णक आते हैं। अग्र चैवर्णकों की संख्या 4 होती है प्रत्येक जबड़े में। अग्र चैवर्णक ये थोड़े मोटे मोटे दांत आते हैं, ये क्या है, अग्र चैवर्णक है। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 होती है। अभी हम दंत सूत्र बनाएंगे जब देखेंगे कि दंत सूत्र में कैसे होता है। उसके बाद में आते हैं चवर्णक, जो क्या करते हैं, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ये भी भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। और ये क्या करते हैं, भोजन को कुतरने का कार्य कतरक करते हैं। रदनक चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और ये आगे जो 6 दांत आते हैं चैवर्णक के, ये क्या करते हैं, भोजन को बिल्कुल महीन कणों में पीस देते हैं। तो इस तरह से मानव का जो निचला जबड़ा होता है, ऊपर वाले में भी इतने ही होते हैं। निचले वाले जबड़े में 4 कृतनक होते हैं, 2 रदनक होते हैं, 4 अग्र चैवर्णक होते हैं और 6 होते हैं चैवर्णक। इस प्रकार कुल अगर हम संख्या देखें तो 4 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 6 कितने हो गए, 20 नहीं हो गए। ये 4, 4 और 2 6, 6 और 4, यहां पर हमने 6 गिन लिए थे, 6 और 4 10 होते हैं, 10 और 6 16 होते हैं। इस प्रकार नीचे वाले जबड़े में कितने दांत हो गए, 16 दांत हो गए। इसी तरह से ऊपर वाले जबड़े में भी 16, तो टोटल कितने हो गए, 32 दांत हो गए। और ह्यूमन में कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं। अब इसका दंत सूत्र की हम बात करें तो दंत सूत्र कैसे निकलता है, जैसे ऊपर वाला जबड़ा भी बना लेते हैं, तो ऊपर वाले जबड़े में भी इसी प्रकार से होगा। ये ऊपर वाला जबड़ा है, ऊपर वाले जबड़े में भी इसी प्रकार होगा, 3 चैवर्णक पाए जाएंगे, इधर भी 3 चैवर्णक पाए जाएंगे। उसके बाद में 2 अग्र चैवर्णक पाए जाएंगे, एक रदनक पाया जाएगा और 4 पाए जाएंगे कृतनक। तो इस तरह से ये ऊपर वाला जबड़ा हो गया और ये नीचे वाला जबड़ा हो गया। अब अगर हम इसके दंत सूत्र की बात करें तो इसका दंत सूत्र कितना होगा, यहां से ही निकाल लेते हैं। तो दंत सूत्र कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले जबड़े का आधा लेते हैं और नीचे वाले जबड़े का आधा लेते हैं। तो ऊपर वाले जबड़े में जैसे यहां पर आधा हमने ले लिया, तो ये जो हमने आधा लिया है, कोई भी दंत सूत्र निकालते हैं उसमें हम ऊपर वाले जबड़े का आधा लेते हैं और नीचे वाले जबड़े का आधा लेते हैं। इससे क्या होता है, यहां पर ऊपर वाले जबड़े में जितने दांत है उतने ही यहां पर होंगे, नीचे वाले में इतने हैं और वहां पर भी इतने होंगे। तो अब इसका दंत सूत्र निकालें तो यहां पर एक जबड़े में कितना हो गया, जैसे ऊपर वाले जबड़े के लिए हम बटे लगा देते हैं, यहां पर हम ऊपर वाले में ऊपर वाले जबड़े का लिखेंगे और नीचे वाले में नीचे वाले जबड़े का लिखेंगे। तो इसमें ऊपर वाले जबड़े का एक अर्धांश देखें, यानी एक आधा देखें, तो इसमें कितने हो गए, 2 कृतनक। उसके बाद में ऊपर वाले जबड़े का इधर वाला साइड देख रहे हैं, तो इधर वाले साइड में 1 रदनक आ गया, 1 रदनक आ गया। उसके बाद में 2 आ गए अग्र चैवर्णक और 3 आ गए चैवर्णक। तो ये ऊपर वाले जबड़े का आधा हो गया। और नीचे वाले जबड़े का निकालें तो इसमें 2 कृतनक, 1 रदनक, 2 अग्र चैवर्णक और 3 चैवर्णक। तो इस प्रकार ये हो गया मानव दंत सूत्र। तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है मानव दंत सूत्र। तो इसका आंसर क्या होगा, 21-23/21-23। ये आपको रट लेना है, 21-23/21-23। 2 कृतनक, 1 रदनक, 2 अग्र चैवर्णक, 3 चैवर्णक। और अब हम इससे अगर निकाल के देखें तो इसमें कैसे होगा, कुल दांत निकाल के देखें तो ये ऊपर वाले का आधा था, तो इसे हम 2 गुना कर देते हैं, इधर वाला हो गया। ये नीचे वाले का आधा था तो इसे भी 2 गुना कर देते हैं, तो इसका आ गया, ये टोटल कर लेंगे पहले, 2 और 2 4 और 5, 5 और 3 8, 8 गुणा 2 16 और 16। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे
और ये आ गए 32। तो मानव दंत सूत्र क्या होता है 21 23 बटा 21 23 और कुल दांत कितने होते हैं 32। तो ये तो हो गया मानव दंत सूत्र। और अभी हमने मानव दंत सूत्र बनाया जब देखा कि जो मानव होता है उसके दांत होते हैं वो सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई रदनक होते हैं, कोई कृतनक होते हैं, कोई रदनक, कोई अग्रचवर्णक, कोई चवर्णक। यानी जो मानव के दांत है वो सभी सेम नहीं होते हैं, तो अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार के स्थिति को हम क्या कहते हैं, विषम दंती कहते हैं। यानी मानव के दांत जो है वो विषम दंती है, यानी जो दंत हैं वो विषम है, सारे समान नहीं है। अगर सारे समान होते तो हम क्या कहते, समदंती कहते। लेकिन यहां पर कोई तो तीखा है, कोई चौड़ा है, कोई पतला है, अलग अलग कार्य हैं इनके और ये अलग अलग प्रकार के हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, विषम दंती कहते हैं। यानी इनके जो दांत होते हैं वो सभी अलग अलग होते हैं, इसलिए इसे विषम दंती कहते हैं। और ये तो हम सबको पता है कि मानव के जो दांत होते हैं वो एक बार नहीं आते, यानी जब टूट जाते हैं एक बार शुरू में, जब 12-13 साल के होते हैं तो टूटना स्टार्ट होते हैं और दूसरे नए आने लग जाते हैं। यानी मानव के जो दांत के सेट होते हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं, तो इसे हम कहते हैं द्विबार दंती, यानी 2 बार दांत आते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। तो ये तो हो गया मानव दंत सूत्र। ये मानव दंत सूत्र किसका है, वयस्क का है, यानी जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उसके दंत सूत्र का है। छोटे बच्चों का अलग होता है, जो दूध के दांत होते हैं उनका दंत सूत्र अलग होता है। उनका जो दंत सूत्र होता है वो होता है बच्चों का दंत सूत्र, या फिर हम इसे दूध के दांत का दंत सूत्र भी कह सकते हैं। तो इसका दंत सूत्र कितना होता है, 2102 बटा 2102। यानी जो मानव के दंत सूत्र था वो तो क्या था 2123 बटा 2123, और इनका होता है 2102 बटा 2102। यानी इनमें जो अग्र चैवर्णक होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, उसके साथ ही जो चैवर्णक होता है उसका लास्ट भी नहीं पाया जाता है। तो इनके जो दंत सूत्र होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे ये निचला जबड़ा ले लिया हमने, तो निचले जबड़े में 2 रद्नक पाए जाते हैं, जैसा कि वयस्क मानव में पाया जाता है। 2 एक साइड के ले रहे हैं हम, 2 ये पाए जा रहे हैं। उसके बाद में एक रद्नक भी पाया जाता है, जैसा कि वयस्क मानव में भी पाया जाता है। उसके बाद में जो अग्र चैवर्णक होते हैं, जो मानव में 8 पाए जाते हैं, वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर ये जो 2 अग्र चैवर्णक होते हैं यहाँ खाली स्थान होता है, खाली स्पेस होता है। उसके बाद में जो चैवर्णक हैं वो वयस्क मानव में तो 3 पाए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर 2, तो ये 2 बना देते हैं। तो ये 2 पाए जाते हैं। तो एक जो लास्ट का अक्कल डाढ़ होती है वो नहीं आती है, लास्ट में आती है जब 17-18 साल का हो जाता है, उसके बाद में आती है। और अब हम बात करें बच्चों का दंत सूत्र। तो बच्चों का जो दंत सूत्र होता है उसमें क्या होते हैं, 2 तो कृतनक होते हैं, 1 रदनक होता है, और जो चैवर्णक होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। यानी इनमें कुल 20 ही दांत पाए जाते हैं। 20 दांत कैसे पाए जाते हैं, जैसे इनका दंत सूत्र ये हो गया, तो इससे अगर हम दांत निकालें तो ये ऊपर वाले का आधा और नीचे वाले का आधा, तो इसको भी 2 गुना कर लेंगे, इसको भी 2 गुना कर लेंगे, तो ये आ गया 4 और 1 5, 5 गुना 2 10 बटे 10, यानी टोटल 20 दांत पाए जाते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बच्चों के जो कुल दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनकी संख्या होती है 20। उनमें कौन कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, अग्र चैवर्णक, ये जो 2 अग्र चैवर्णक होते हैं यहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद में एक लास्ट में जो विजडम टीथ होता है वो नहीं पाया जाता है। तो इसमें प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि जो बच्चे होते हैं उनके कुल कितने दांत होते हैं, दांतों की संख्या कुल कितनी होती है, तो वो होती है 20। या फिर इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो उसका आंसर है अग्र चैवर्णक, और चैवर्णक का जो लास्ट का होता है विजडम टीथ वो नहीं पाया जाता है। तो ये कई बार पूछा जाता है बच्चों का दंत सूत्र 2002 बटे 2002। तो ये हो गए दंत सूत्र। अब हमारा अगला टॉपिक है दंत की आंतरिक संरचना, यानी दांत की आंतरिक संरचना। हम सबको पता है कि दांत जो होते हैं वो किससे बने होते हैं,
कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फास्फेट से, जैसे जिसका निर्माण अस्थियों से भी उसका निर्माण होता है। लेकिन जो दांत होता है वो अस्थियों से भी कठोर होता है, यानी जो दांत का जो डेंटिन होता है, दांत किससे मिलकर बना होता है? डेंटिन से बना होता है। हमने छोटी क्लासों से ही दांत की जो संरचना है वो इस प्रकार की देखी है। तो ये जो होता है ये इसके हम कहते हैं डेंटिन। ये किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का और कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसका निर्माण अस्थियों से भी होता है। सॉरी, अस्थियों का निर्माण भी उसी से होता है। लेकिन ये जो डेंटिन होता है ये अस्थि से भी हार्ड होता है, यानी अस्थि से भी कठोर होता है। ये डेंटिन पाया कहां जाता है? ये जो दांत होता है ये मसूड़ों में पाया जाता है। मसूड़ों में फिक्स लगा हुआ होता है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो दांत है ये किस में फिक्स है? मसूड़ों में फिक्स है, यानी जो दांत है वो इस प्रकार से नहीं लगा हुआ है। दांत इस प्रकार से नहीं लगा हुआ है। दांत कैसे लगा हुआ है? पहले ये जो गम है इनमें इस प्रकार का होल है, उसके बाद में यहां पर दांत फिक्स है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? गर्त दंती कहते हैं। यानी जो दांत हैं वो गर्त में स्थित हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? गर्त दंती कहते हैं। तो ये याद रखना है कि जो मानव के दांत होते हैं उसे हम गर्त दंती, द्विबार दंती और विषम दंती कहते हैं। गर्त दंती क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मानव के दांत हैं वो गर्त में स्थित होते हैं। विषम दंती क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव के जो दांत हैं उनकी संरचना सभी की अलग अलग होती है, इसलिए उसे विषम दंती कहते हैं। और द्विबार दंती क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव का जो दांत सूत्र होता है, जो बच्चों का दांत सूत्र होता है वो होता है 2102/2102, यानी मानव में दांत 2 बार आते हैं, इसलिए इसे द्विबार दंती कहते हैं। तो अभी वापस से आते हैं हमारी दांत की आंतरिक संरचना में। तो दांत की आंतरिक संरचना में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डेंटिन पाया जाता है। ये किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फास्फेट से, जो मसूड़ों में स्थित होता है। ये जो डेंटिन होता है इसके ऊपर एक और परत पाई जाती है जो हमें व्हाइट व्हाइट बाहर दिखती है। ये डेंटिन नहीं होती है, ये क्या होती है? इनेमल होती है, जो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, यानी सबसे कठोर भाग है। इसे हम क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं। ये सबसे कठोर भाग है, इसे हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। ये भी कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। लेकिन जो सभी अस्थि, डेंटिन और इनेमल ये सभी किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से। तो ये कठोर और कम ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो इनेमल है इसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, डेंटिन में उससे कम पाए जाते हैं, लेकिन अस्थि से ज्यादा पाए जाते हैं। और इन दोनों की तुलना में अस्थि में कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हो गई इनेमल। डेंटिन के बीच में एक पल्प कैविटी भी पाई जाती है। ये पल्प कैविटी क्या करती है? दांत को पोषण प्रदान करती है। ये पल्प कैविटी का कार्य क्या है? दांत को पोषण प्रदान करना होती है, जो मसूड़ों से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर रुधिर वाहिनियां हैं, ये मसूड़ों से जुड़ी होती हैं और मसूड़ों से पोषण प्रदान करके यहाँ पर दांत को पोषण प्रदान करती है। तो जो डेंटिन होती है उसके अंदर क्या कैविटी पाई जाती है? उसका नाम क्या है? पल्प कैविटी। वो क्या करती है? उसमें रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं? दांत को पोषण प्रदान करती हैं। ये जो डेंटिन होता है, डेंटिन नीले कलर में दिख रहा है, ये मसूड़ों के साथ एक पदार्थ से जुड़ा होता है। यहां पर एक और लेयर पाई जाती है, इसके द्वारा ये मसूड़ों से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर ये अट्रैक्शन बॉन्ड पाए जाते हैं, बन जाते हैं, इसके कारण इसे हम क्या कहते हैं? सीमेंटम कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, सीमेंट क्या करती है? आपस में चिपकाती है। यहाँ पर भी जो डेंटिन है उस पर सीमेंटम पाई जा रही है, जो क्या करती है? मसूड़ों को चिपका कर रखती है, मसूड़ों से दांत को चिपका कर रखती है। तो इसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़े? इनेमल पढ़ी, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे ऊपर दिखता है, व्हाइट कलर का हमें दिखता है। उसके बाद में ये डेंटिन पर सभी संरचनाएं लगी हुई होती हैं। यहाँ पर एक पल्प कैविटी पाई जाती है, इसमें क्या होता है? रुधिर वाहिनियां होती है। ये जो डेंटिन होता है इस पर सीमेंटम लगा होता है। सीमेंटम क्या करता है? मसूड़ों से जोड़ता है,
और इससे ज्यादा हमने दांत की संरचना भी अभी तक और ज्यादा नहीं पढ़ा है। ये जो मसूड़े होते हैं, हमें पता है कि मसूड़े थोड़े मोटे होते हैं। ये जो दांत होता है, दांत हमने संरचना देख रहे हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं मेनली। एक तो मसूड़ों से ऊपर का पार्ट, ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं शिखर। यहां पर ये जो मसूड़ों तक लगा हुआ है, ये इतने भाग को हम क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। और मसूड़ों से नीचे का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं मूल, यानी रूट। तो यहां पर हमारी दांत की आंतरिक संरचना कंप्लीट होती है। अगला जो है वो है जिह्वा। ये मुख गुहा के अंतर्गत ही है अगला ऑर्गन। टंग जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। जिह्वा एक मांसल अंग है। ये हमें क्या करती है, स्वाद प्रदान करती है। जैसे कोई पदार्थ है, कोई भोजन हमने ग्रहण किया तो वो मीठा है, नमकीन है, कड़वा है या खट्टा है, उसका ज्ञान प्रदान करती है, यानी एक सेंस ऑर्गन है। ये हमें क्या करती है, स्वाद प्रदान करती है कि कोई भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें कौन सा स्वाद है, वो भोजन खट्टा है, मीठा है, नमकीन है या फिर कड़वा है। ये प्रदान कहां से करती है, इस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जैसे मीठे की जो स्वाद कलिकाएं होती है वो टंग के आगे ही आगे वाले पार्ट में पाई जाती हैं। कड़वे की कहां पाई जाती हैं, कड़वे की पाई जाती है साइड में। उसके बाद में जो बीच में जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं वो हमें खट्टे का एहसास प्रदान करती हैं। तो ये तो हो गई जिह्वा की स्वाद कलिकाएं। ये जो जिह्वा होती है ये मुख के नीचे आधार तल पर जुड़ी हुई होती है। किसके द्वारा, जिह्वा फेनुलम द्वारा। फेनुलम द्वारा, इसे फेनुलम या जिह्वा फेनुलम भी कहते हैं। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जिह्वा किस संरचना द्वारा मुख से जुड़ी हुई होती है, तो इसका आंसर होगा फेनुलम। और इसके साथ ही ये जो लास्ट में नीचे, तो यहां पर जो हम जीभ को ऊपर करते हैं तो हमें कोई धागेनुमा संरचना दिखती है जिसके द्वारा ये मुख पर जुड़ी हुई होती है। और ये जो लास्ट में जुड़ी हुई होती है, जैसे ये दांत पाए जाते हैं, यहाँ पर नीचे का कोमल तालु पाया जाता है और कोमल तालु पर यहाँ पर ये जिह्वा जुड़ी हुई होती है। और लास्ट में ये हाइयाइड बोन द्वारा जुड़ी हुई होती है। हाइयाइड बोन, ये जो हाइयाइड बोन है ये घोड़े के नाल की आकृति के समान होती है, यानी कुछ इस तरह की होती है ये हाइयाइड बोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोन है क्योंकि ये जो बोन एक ऐसी अकेली बोन है जो मसल से जुड़ी होती है, यानी जो जिह्वा है उसके साथ जुड़ी हुई होती है, मसल्स के साथ जुड़ी होती है। इसलिए इसे मसल्स बोन भी कहते हैं। क्योंकि जो और अन्य बोन है हमारी, जैसे शरीर की कोई सी भी बोन ले लो, 205 में से कोई सी भी बोन ले लो, वो जो बोन है 205 वो आपस में कोई ना कोई एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। लेकिन ये जो हाइयाइड बोन होती है ये एक ऐसी अकेली बोन होती है जो कोई और दूसरी बोन के साथ नहीं जुड़ी होती है। ये किसके साथ जुड़ी होती है, जिह्वा द्वारा जुड़ी होती है, इसलिए इसे मसल बोन भी कहते हैं। तो इस बोन का नाम आपको याद रखना है, हाइयाइड बोन। तो ये हमारा जो प्रमुख पहला अंग था मुख या मुख गुहा, ये कंप्लीट होता है। अगला जो ऑर्गन है वो है ग्रसनी। तो ग्रसनी को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि ग्रसनी पाई कहां पर जाती है। तो ये जो मुख गुहा होती है, यहाँ पर हम कोई भी भोजन करते हैं, दांत इसे चबा लेते हैं, जिह्वा इसे पीछे धकेल देती है, यानी ओरल कैविटी से बाहर निकल जाती है। उसके बाद में ये आती है ग्रसनी में। तो जो ग्रसनी की पोजीशन है वो क्या है, ये जो मुख गुहा के पीछे और ये नासा ग्रसनी, सॉरी ये जो नाक की ये जो नलिका आ रही है, इसके बाद में ये जहां पर आपस में मिलती हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। तो जो ग्रसनी होती है उसकी स्थिति कहां पर होती है, ओरल कैविटी के पीछे। ओरल कैविटी के पीछे ग्रसनी पाई जाती है। या फिर इसकी दूसरी पोजीशन की बात करें तो इसकी दूसरी पोजीशन हो सकती है कि
कोमल तालु और छठी जो ग्रेव कशेरुका होती है, ग्रेव कशेरुका होती है, उसके बीच में ये स्थित होती है। यानी जो कोमल तालु है, जैसे जिह्वा के नीचे क्या पाया जाता है, कोमल तालु पाया जाता है, वो पीछे तक पाया जाता है। जैसे ये जिह्वा हो गई, यहाँ पर ये क्या हो गया, कोमल तालु हो गया। अब यहाँ पर जिह्वा एंड हो जाती है, हाइलाइट बोन द्वारा जुड़ी हुई होती है। उसके बाद में ये जो छठी कशेरुका पाई जाती है, ये कहाँ पर पाई जाती है, हमारे ह्यूमन शरीर में कितनी कशेरुका पाई जाती है, ग्रेव कशेरुका 7 ग्रेव कशेरुका पाई जाती है। तो जो छठी ग्रेव कशेरुका होती है और कोमल तालु होता है, इसके बीच का जो पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी एक कीपाकार चैम्बर होता है, कीपाकार चैम्बर होता है, यानी कीप के आकार का समान चैम्बर होता है। जब हम भोजन निगलते हैं तो यहाँ पर तो पाई जाती है मुख गुहा, और ये आगे जाकर बिल्कुल सक्रिय हो जाती है, यानी एक कीप के समान होती है। तो ये कैसी हो गई, कीपाकार चैम्बर होता है। इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ये जो मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, ये कहां पर पाई जाती हैं, ग्रसनी के ही पार्ट हैं। जैसे ये जो ग्रसनी पाई जाती है, ग्रसनी कहां से चालू हो रही थी, ग्रसनी चालू हो रही थी नासा से। जो ये जो नाक है, नोस्ट्रिल है, यहां से हम श्वास लेते हैं, और यहाँ पर बीच में पाई जाती है हड्डी। जब तो ये बीच में ये ऊपर वाला जो तालु होता है, ये कठोर होता है। तो यहाँ पर ये जो नोस्ट्रिल पाई जाती है, ये आगे जाकर कहां पर चली जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है। और यहाँ पर होता है मुख गुहा, और मुख गुहा में यहाँ पर ये जिह्वा हो गई, और जिह्वा के बाद में भोजन निगलते समय कहां पर जाती है, ये आपस में दोनों जुड़ जाती है। ये आपस में जुड़ गई, यानी यहाँ पर कैसी हो गई संरचना, कीपाकार हो गई। मुख गुहा तो इतनी बड़ी हो गई, और लास्ट में जाकर ये बिल्कुल सक्रिय हो गई। तो ये कैसी हो गई, एक कीपाकार संरचना हो गई। तो यहाँ से नोस्ट्रिल का आता है, और यहाँ से मुख गुहा का, आपस में दोनों जुड़ जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। अब यहाँ से हम जो श्वास लेते हैं नाक के द्वारा, ये श्वास तो चला जाता है श्वास नली में, और दूसरा जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, ये कहां पर चला जाता है, ग्रास नाल में। ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये यहां से लेकर नाक वाली नोस्ट्रिल से लेकर मुख गुहा की ये भी, और ये जो पूरी संरचना होती है, ये जो पिंक कलर में संरचना होती है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। अब ग्रसनी के 3 पार्ट्स हो गए। 3 पार्ट्स कौन कौन से हो गए, मुख ग्रसनी, यहाँ पर जो मुख गुहा द्वारा जुड़ा होता है, इसे हम कहते हैं मुख ग्रसनी। नाक के द्वारा जो जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं नासा ग्रसनी। उसके बाद में इसे हम कहते हैं, ये जो नीचे की पूरी स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं कंठ ग्रसनी। तो ये इनके नाम से ही पता चल रहा है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी किसे कहते हैं। अब बात आती है कि जो ग्रसनी होती है, ये दोनों का कंबाइंड पार्ट होती है, यानी जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं और जो श्वास ले रहे हैं, वो दोनों यहां से ही जाती हैं। तो यहाँ पर एक डिसाइड करना होता है कि जो भोजन है वो ग्रासनाल में ही जाए, ग्रासनाल पीछे होती है, और कंठ जो श्वास नाल होता है वो आगे होती है। ये आप फील भी कर सकते हैं कंठ के हाथ लगा के, कि यहाँ पर आगे की तरफ तो होता है श्वास नाल और पीछे ग्रास नाल। तो यहाँ पर जो ग्रास नाल है, वहां पर भोजन ही जाए, और श्वास नाल में श्वास ही जाए, यानी वायु ही प्रवेश करे। तो इसके लिए यहाँ पर एक ढक्कन पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं घाटी ढक्कन। ये उपास्थि का बना होता है। जैसे यहाँ पर एक ढक्कन पाया जा रहा है, ये ढक्कन उपास्थि का बना होता है। ये आपको बता दें कि ये 9 उपास्थियों से मिलकर बना होता है। इसे हम कोर्टिलेक्स भी कहते हैं। तो ये कोर्टिलेक्स ढक्कन जो होता है,
ये कहाँ पर पाया जाता है? श्वास नाल के ऊपर पाया जाता है। और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, ये वैसे तो हमेशा खुला रहता है, लेकिन जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन जब ग्रहण करते हैं तो यहाँ पर प्रेशर बनता है, और प्रेशर के कारण ये जो घाटी ढक्कन है ये इस तरह से बंद हो जाता है, यानी श्वास नाल में भोजन नहीं एंटर कर सकता। और जब भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो ये खुला रहता है और श्वास जो है वो इसके अंदर चली जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक घाटी ढक्कन पाया जाता है जो क्या करता है, जो भोजन आ रहा है उसको सुनिश्चित करता है कि वो ग्रास नाल में ही जाए और वायु कहां पर जाए? श्वास नाल में ही जाए। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का जो कंबाइंड रूप है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? ग्रसनी। अब ग्रसनी में जब भोजन चला जाता है उसके बाद में ये कहां पर जाता है? जो पाचन होता है भोजन का वो कहां पर आ जाता है? ग्रास नाल में आ जाता है। ये कौन सी चाल हो गई? ग्रास नाल, या फिर इसे में ग्रास नली भी कहते हैं। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि जो ग्रसनी है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, ये नोस्ट्रिल से यहाँ पर आ रही है, मुख गुहा से आ रही है। वैसे तो यहाँ पर लाल ग्रंथियां बनी हुई है तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो ये जब आगे जाती है एक तो श्वसन में, एक पाचन में, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक घाटी ढक्कन भी पाया जाता है। तो अब ये स्टार्ट होती है ग्रास नाल। ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका कार्य क्या होता है? यहाँ पर ये जो ग्रसनी है उससे जो अपचित भोजन है उसको कहां तक पहुंचाता है? आमाशय तक पहुंचाता है। यहाँ पर आपको पता है कि बीच में एक डायफ्राम भी पाया जाता है जो क्या करता है? हमारे श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को अलग अलग करता है। तो इस जो डायफ्राम है इसको भी भेदते हुए ये ग्रास नली कहां पर पहुंच जाती है? आमाशय में पहुंच जाती है। तो ये ग्रास नली क्या करती है? अगला टॉपिक है ग्रास नली। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये क्या करती है? ग्रसनी को आमाशय से जोड़ती है। ग्रसनी को आमाशय से जोड़ती है। तो इसका कार्य ये हो गया कि ये डायफ्राम को भेदते हुए सीधे आमाशय में पहुंच जाती है। इसका पाचन में कोई सहायता नहीं करती है, यानी इसमें पाचन नहीं होता है क्योंकि इसमें पाचन ग्रंथियां पाई नहीं जाती है। इसमें केवल श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? श्लेष्म स्रावित करती हैं, जिसके कारण भोजन जो है, ये भोजन है, अब यहाँ पर जब श्लेष्म स्रावित होगा तो ये भोजन आसानी से आमाशय में पहुंच जाएगा। तो ओनली इसका कार्य होता है श्लेष्मा स्रावित करना और ग्रसनी को आमाशय से जोड़ना। अब जब ये आमाशय में पहुंच जाती है उसके बाद में यहाँ पर एक विंचर आती है, यानी अवरोधनी आती है। जैसे यहाँ पर ये आमाशय में पहुंच गया और ये है ग्रास नली। अब ग्रास नली पर यहाँ पर एक विंचर पाया जाता है, अवरोधनी पाई जाती है। ये अवरोधनी क्या करती है? भोजन, ये यहाँ पर जो लार द्वारा या फिर श्लेष्म द्वारा जो संरक्षित भोजन है उसको नीचे तो आने देती है, यानी ये एक तरह का कपाट होता है। इसमें होता क्या है कि ये जो अवरोधनी है इसके अंदर कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये क्या करती है? जब यहां से जब प्रेशर बनता है तो ये खुल जाती हैं, लेकिन वापस भोजन को नहीं जाने देती हैं। तो यहाँ पर एक ग्रास नली अवरोध पाया जाता है। ये क्या करती है? भोजन को अंदर तो आने देती है लेकिन वापस बाहर नहीं जाने देती है, यानी इसके उल्टे प्रवाह को रोकती है। तो बस ग्रास नली में केवल इतना ही है कि ये भोजन को ग्रसनी से आमाशय में पहुंचा देती है और ये इसमें पाचन नहीं होता है। ये केवल इसलिए पाई जाती है जो भोजन को नीचे जाने देती है, वापस ऊपर नहीं आने देती है। हमारे पाचन तंत्र के जो 3 ऑर्गन है, मुख गुहा, ग्रसनी और ग्रास नली, ये इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं और बाकी के जो ऑर्गन है वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।